वंदे मातरम मित्रांनो, गुड मॉर्निंग। आज आपण आलेलो आहोत राजीव नगरच्या या झोपडपट्टीत। मित्रांनो, आपण मागे बघू शकता ह्या मोठ्या मोठ्या बिल्डिंगी, याच बिल्डिंगींच्या सावलीमध्ये राजीव नगर सारख्या अशा छोटे छोटे झोपडपट्ट्या असतात आणि हे प्रत्येक शहरात आणि प्रत्येक गावागावामध्ये आहे। आणि ह्याच छोट्या छोट्या झोपडपट्ट्यांमध्ये काही असे सोन्यासारखे मुलं असतात की जे आपल्या देशाचं नाव इतकं मोठं करतात की ते युरोपापर्यंत जातं। तर आपण आज इथल्या एका प्रांजल नावाच्या मुलीला भेटायला आलेलो आहे। ती फक्त पुस्तकांच्या बळावर, फक्त तिच्या ज्ञानाच्या बळावर आज युरोपमध्ये जाऊन आलेली आहे। आणि ती कशासाठी गेली होती आणि तिचं प्रेरणास्त्रोत काय होतं आणि अशा परिस्थितीत राहून सुद्धा ती अभ्यासाची एवढी वेडी कशी काय आणि अभ्यासाने तिच्या जीवनामध्ये काय असा आमूलाग्र फरक केलेला आहे आणि तिला बघून इतर मुलं त्यांच्यावर काय परिणाम होतोय, आज आपण हे सगळं जाणून घेऊया। साधी गोष्ट नाही मित्रांनो, 45 दिवस युरोपमध्ये भारतनगर सारख्या एका झोपडपट्टीतली मुलगी जाते। हा फक्त पैशांमध्ये टर्मिनॉलॉजीच्या याच्यातला विषय नाही, पण एवढे मोठे पंख या मुलीला जर फक्त शिक्षण देऊ शकते तर तुम्ही विचार करा की इथला एक एक मुलगा या देशासाठी काय करू शकतो। अभी 17 नंबर भर दिया क्या फॉर्म? मैं भी चांगला गारवा अंदर आओ सर। तर मित्रांनो, हे आहे प्रांजलचं घर, हे प्रांजलची मैत्रीण असेल, हे यांचं छोटे खानी किचन आणि बेडरूम आणि हाच ड्रॉइंग रूम आणि हेच सगळे रूम। तर तुम्ही विचार करू शकता, नाही याच्या पलीकडे दुसरं घर, त्याच्या पलीकडे दुसरं घर, त्याच्या पलीकडे दुसरं घर, दुसरं कोणतं घर। तर तुम्ही विचार करू शकता कोणत्या परिस्थितीतून ही मुलगी। तर आपल्या सोबत आता आहेत जगबीर सिंग सर, मानव उत्थान मंचाचे सर्व आहेत। आणि जगबीर सरांनी इथं राजीव नगर झोपडपट्टीमध्ये सुपर 30 ही बॅच सुरू केली आणि त्या सुपर 30 मध्ये त्यांना ही एक सुपर कन्या सापडली। आणि तिथून पुढचा प्रवास काय आहे आता जगबीर सिंग सर आणि प्रांजल हे दोघं आपल्याला सांगतील। मैं मराठी में तो नहीं बोल पाऊंगा, प्रांजल जी आपको पूरा मराठी में बताएंगी। एक मिनट आएगी भैया। प्रांजल जी आपको मराठी में बताएंगी कि कैसे ये सफर शुरू हुआ। मेरे को सिर्फ इतना पता था कि हम लोग यहाँ पे एक RTE करके एक तरीका होता है, राइट टू एजुकेशन एक्ट बनाया गया था, और उसी को लागू करने की कोशिश में हम लोग सबसे पहले यहाँ राजीव नगर में आए डॉक्टर सचिन जी की मदद से, डॉक्टर सचिन पाटिल। और यहाँ पर हमने कई बच्चों का सर्वे किया और कई बच्चों का एडमिशन करवाया न्यू एरा में और गुरु गोविंद स्कूल में। यहाँ पर एक पास में मॉडर्न स्कूल है, फिर सुखदेव स्कूल है, जहाँ पर ये RTE के एडमिशन हुए थे, जिसमें 8 साल तक फ्री एजुकेशन मिलती है। लेकिन ये उन्हीं को मिलती है जो फर्स्ट स्टैंडर्ड से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पर हमें ये समझ में आया कि जो फर्स्ट स्टैंडर्ड से स्टार्ट नहीं हो रहे हैं उनका क्या करेंगे। तो एक छोटा सा बैच शुरू करने की कोशिश की हमने। कोविड से पहले वो शुरू हुआ और करीब 1 साल हमने उसके ऊपर काम किया और फिर कोविड के बाद उसी को कंटिन्यू करा। तो उसमें कुछ जो बेसिक चीजें, मतलब ऑलरेडी बच्चे स्कूल में जा रहे थे। यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया स्कूल है जाजू विद्यालय, वहां पर बच्चे जाते हैं और अच्छा पढ़ते हैं। तो हम लोग सिर्फ सप्लीमेंट करने के लिए कि और क्या हम ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे कि जो बड़े घरों के बच्चे होते हैं, आपने सुना ही होगा टाई अप क्लासेस और 4-4, 5-5 ट्यूशंस लगा लगा के ये एक साइकिल बन जाता है कि एक अमीर खानदान है या मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास है, उसका बच्चा पहले ही हाई फाई स्कूल में पढ़ रहा है और वो हाई फाई स्कूल के बच्चे फिर हाई फाई ट्यूशंस में जा रहे हैं और ज्यादा नॉलेज लेकर वो अमीर के अमीर बनते जा रहे हैं। वो साइकिल चल रही है। और एक साइकिल होती है जो लोअर मिडिल क्लास या गरीब लोगों की होती है कि वो पहले से गरीब होते हैं, माँ बाप उतना ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते, तो वो बच्चे एक नॉर्मल स्कूल में जाते हैं, नगर पालिका या आसपास के स्कूल में, और वो स्कूल से पास आउट होने के बाद वो बच्चों को फिर जॉब भी नहीं मिल पाती क्योंकि इतना कंपटीशन है। तो ये साइकिल में ही घूमते रह जाते हैं। तो ये साइकिल को ब्रेक करने की कोशिश थी सुपर 30 बैच की, इन बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन किया जाए। क्योंकि मैं खुद एजुकेशन से रिलेटेड रहा हूँ 25 साल से, तो मुझे लगा कि बच्चों में एक एजुकेशन का पुशअप अगर हम देते हैं तो काफी मदद मिल पाएगी।
तो हमने वर्क बुक्स, एक ट्यूशन टीचर यहाँ पे अपॉइंट किया। मैं खुद, मेरी मम्मी और भी वॉलंटियर्स यहाँ पर आते थे हर संडे को, सैटरडे को। हम लोगों ने कोशिश की। फिर एक आर हमारे विनय कोथावड़े सर हैं, उन्होंने भी लगातार हर दिन 1 घंटे 1.5 घंटे की क्लास ली। बच्चों को ग्रूम करने की बेसिक कोशिश थी कि जिनके पास हाई आईक्यू है उसको हायर साइड में कैसे लेके जाए। और उसी का नतीजा ये हुआ कि बच्चों में बहुत ही अच्छी रिसेप्टिव पावर थी। और कुछ होते ना वो अलग से ही चमकते हुए बच्चे हैं, तो उसी में एक थी प्रांजल गायकवाड़। और मतलब ये तो हम तो इसको क्या पढ़ाने वाले थे, इसने पूरा मतलब जो सुपर 30 बैच है सभी बच्चों की जिम्मेदारी भी अपने ऊपर ली कि सब बच्चों को ऑन टाइम क्लास में लेकर आना। उनकी जो हम लोग एक कोशिश की थी हमने कि 8, 9, 10 बच्चों को जो फीस है वो स्पॉन्सर करवाने, सेमी इंग्लिश में ट्रांसलेट करके। उस फीस की भी पूरी जो रिसिप्ट हैं, किसकी फीस भरी है किसकी नहीं भरी है, मतलब क्योंकि अब एन नंबर ऑफ वर्क होते हैं तो मेरे को इतना ध्यान नहीं रहता, तो पूरा प्रांजल ने ही ये रेगुलेट किया। और उसके बाद इस चीज को, अभी प्रांजल 10th स्टैंडर्ड में है और प्रांजल ने एक वर्कशॉप अटेंड की जिसके बारे में अब प्रांजल डिटेल में बताएंगी कि किस तरीके से राजीव नगर एक छोटा सा स्लम एरिया से एक लड़की, एक मतलब हम लोग बोलते हैं ना वो लड़की ने एक एग्जाम क्लियर कर लिया और ये कर लिया और एक बहुत बड़ी सफलता अर्जित कर ली और 10th 12th के बाद और उसके बाद इंजीनियरिंग वगैरह करके। लेकिन ये तो बहुत ही छोटे केस में 10th स्टैंडर्ड से डायरेक्ट यूरोप। और मैं आपको सच बात बताऊं, मेरा अभी तक पासपोर्ट नहीं बना है। तो हम लोग तो क्या सोचेंगे यूरोप के बारे में, हम जो चीज सोच नहीं पाए वो प्रांजल ने अचीव किया। तो प्रांजल जी आप बताइए कि कैसे ये सफर शुरू हुआ, इसमें थिएटर और रेलेवेंस और भारद्वाज सर का क्या योगदान रहा और कैसे आप उनको मिले। मी सुरुवातीला थिएटर ऑफ रेलेव्हन्सशी कनेक्ट झाले ते राजू नाईक सर यांच्या ओळखीने, आणि त्यानंतर मला हे जाणीव झाली की थिएटर ऑफ रेलेव्हन्स हे मला माझ्या अस्तित्वाशी जोडतं। आणि त्यानंतर मी माझा प्रवास थिएटर ऑफ रेलेव्हन्सशी सुरू केला। आणि किंडर कुल्टूर कारवाने ही एक युरोपची संस्था आहे। ती दरवर्षी आणि ती वेगवेगळ्या खंडातील देशांना किंवा वेगवेगळ्या खंडातील ग्रुपला युरोपमध्ये इन्व्हाइट करतं एका कल्चरल एक्सचेंज साठी। आणि तसंच गेल्या 25 वर्षापासून थिएटर ऑफ रेलेव्हन्सला ही संस्था इन्व्हाइट करते आणि त्या थ्रू मी माझी जर्नी थिएटर ऑफ रेलेव्हन्स सोबत सुरू केली। आणि 9 महिन्यांच्या मेहनतीनंतर आम्ही 14 सप्टेंबरला युरोपची भरारी घेतली आणि युरोपला आम्ही द डॉट 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 अदर वर्ल्ड हे नाटक परफॉर्म केलं, ज्याची थीम इकोलॉजी आणि ह्युमनॉलॉजी आहे। त्याच सोबत आम्ही वर्कशॉपही कंडक्ट करायचं। आम्ही म्हणजे तुझ्या बरोबर अजून किती मुलं होते आणि इथले नाशिकचे किती मुलं होते? मी नाशिकची आणि माझ्यासोबत एक पिंपळगाव बसवनची एक मुलगी, 3 जण मुंबईचे आणि आम्ही 4 मुली आणि 1 मुलगा। त्यासोबत मंजुल भारद्वाज हे थिएटर ऑफ रेलेव्हन्सचे क्रिएटर आमच्या सोबत होते आणि त्याचबरोबर प्रॅक्टिससाठी आमच्या सोबत थिएटर ऑफ रेलेव्हन्सची टीम होती। पण मला हे जाणून घ्यायचंय की फक्त युरोप जाणं, तिथं फिरून येणं, हे आवाज कमी टीव्ही, युरोप जाणं फिरून येणं हे तर ठीक आहे, एक माइलस्टोन झाला, पण तुझ्या आयुष्यामध्ये ह्या शिक्षणामुळे काय फरक पडलाय आणि तुझ्यामुळे इतरांमध्ये आता काय फरक पडणार? मला एक कळालं की नाटक हे फक्त मनोरंजन नाही, ते समाजामध्ये प्रबोधनाचं काम करतं। आणि त्याचसाठी मी आहे की मी आता माझं आयुष्य हे समाज प्रबोधनासाठी किंवा माझ्या स्वतःला जगण्यासाठी आता थिएटर ऑफ रेलेव्हन्स सोबत राहणार आहे। ही प्रक्रिया प्रत्येक माणसामधले एक युनिकनेस शोधते। प्रत्येक व्यक्ती हा दुसऱ्या व्यक्तीपेक्षा विविध आहे, प्रत्येक व्यक्ती हा युनिक आहे हे मला समजलं। आणि तीच माझी युनिकनेस जी मला आजपर्यंत कळाली नव्हती ती मला थिएटर ऑफ रेलेव्हन्सच्या माध्यमातून कळाली। आणि हाच माझा संदेश आहे की प्रत्येकाने आपली युनिकनेस शोधावी आणि आयुष्य हे गुलामासारखं नाही तर स्वतःच्या मनावर जगावं। सर, मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं ये झोपड़पट्टियों को झोपड़पट्टी ही रहने देना, ये हर किसी की कोशिश है, क्योंकि अगर यहाँ के बच्चे पढ़ लिख गए तो ये ऑफिसर बन जाएंगे, किसी बैंक में मैनेजर बन जाएंगे,
तो फिर ये जो कचरा उठाने का काम है, फिर साफ सफाई का काम है, या घर बांधने का जो काम है, ये छोटे मोटे जो काम है वो करेगा कौन? तो ये आपको ये नहीं लगता कि ये बच्चों को कहीं ना कहीं उसी मोड में रखने का ही ये कोशिश हो? नहीं 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 नहीं, ये हमारा एक सोच बन गई है, और ये सिर्फ 10% लोगों की शायद सोच होगी कि इनको यहीं दबा के रखा जाए। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। जो 90% लोग हैं जो नहीं चाहते हाँ। कि इसको ठीक किया जाए, जो चाहते हैं इसको ठीक किया जाए, हाँ। उनको एक्टिव होने की जरूरत है। हाँ। ये उन लोगों की गलती नहीं है जो गलत काम कर रहे हैं। गलत काम करने वाले का तो स्वभाव है गलत काम करना। जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनका काम है कि वो वोकल हों, वो इनके लिए लड़ें। और बच्चों का भी, जो यहाँ रहने वाले लोग हैं, इनको भी बहुत जरूरी है कि अपने हक की आवाज उठाएं। कि बहुत जरूरी है। बाबा साहेब अम्बेडकर इसलिए बाबा साहेब अम्बेडकर नहीं है कि उन्होंने बहुत बड़ा कोई काम कर दिया होगा। उन्होंने इस लेवल से लोगों को उठाया, जागृत किया और उनको बोला अपने हक के लिए लड़ो, पहले पढ़ो और लड़ो। सिंपल सा उनका फंडामेंटल है। तो यहाँ के लोगों को भी कोशिश करनी पड़ेगी कि जब एक लड़की प्रांजल इसी कंडीशंस में रहकर भी एक्सेल कर रही है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं, इससे ज्यादा बेटर कर सकते हैं। और कम से कम देश में तो अपनी लेवल को ऊंचा करें। और जो लोग, जो एफ्लुएंट सोसाइटी के लोग हैं, जिनको लगता है कि कुछ होना चाहिए, उनको भी वोकल होने की जरूरत है, मदद करने की जरूरत है। क्यों नहीं हम ऐसे स्कूल्स बना दें जहां पे फीस का कोई बैरियर ही ना हो? तो सब बच्चे, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, मतलब मान लीजिए आप यहाँ पे 100 बच्चे हैं, और अगर हम उनको एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा दें, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? उन 100 बच्चों में से 10 बच्चे तो एक्सेल करेंगे। सिर्फ अकेली प्रांजल नहीं रह जाएगी। प्रांजल एक तरीके से एक एग्जाम्पल है, एक जिसको हम लोग बोलते हैं फोकल पॉइंट, कि लोगों को इससे सीखना चाहिए कि कैसे अंडर वेरी ग्रिम कंडीशंस वी कैन एक्सेल। और ये बहुत आसान काम है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये हो सकता है। सिर्फ आपको वो फोबिया तोड़ना होगा कि भाई हम यहाँ पैदा हुए हैं तो यहीं मर जाएंगे, यहीं रह जाएंगे। अगर मेरी माँ जो है वो बर्तन मांजने का काम करती है और मेरा बाप अगर ड्राइवर है, तो उसका जो बेटा है वो ड्राइवर तक ही रहेगा। मैं तो हैरान रह गया जब ये सुना मैंने। हम लोग घंटा गाड़ी वर्कर्स के लिए काम करते हैं, तो घंटा गाड़ी वर्कर के बेटे का मैंने एम्बिशन पूछा, तो वो जो अंदर खड़े होते हैं घंटा गाड़ी के, उसके बेटे का ये कहना था कि मैं बहुत पढ़ लिख के ना घंटा गाड़ी का ड्राइवर बनना चाहता हूँ। मतलब एम्बिशन उस रेंज में ही नहीं है, आप बाहर निकलना नहीं चाहते। मैंने बोला तू कभी घंटा गाड़ी बनाएगा? ऐसा नहीं सोच पाया कि इंजीनियर बन के मैं ऐसी घंटा गाड़ी बनाऊंगा जिसमें कचरा उठाने के लिए या अंदर खड़े ही ना होना पड़े। और ऐसी सारी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर लोअर मिडिल क्लास अमीर हो जाए, पढ़ लिख जाए, जॉब्स कर ले, तो ये काम कौन करेगा? अरे काम करने की जरूरत ही क्यों है? कचरा उठाने के लिए घंटा गाड़ी की जरूरत है, ऐसा किसने कहा? एक प्रोपेलर लगा दो। आप दूर कहाँ जाते हो? आप गोवा चले जाओ। घंटा गाड़ी में कचरा डालने का काम करना है आपको, वो प्रोपेलर अपने आप उसको ऊपर ले जाएगा, अंदर खड़े होने की क्या जरूरत है? तो ये बेवकूफी वाली बात है कि अगर ये चीज चली गई तो काम कौन करेगा? काम करने के लिए सोसाइटी को बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। लोगों के बहाने छोड़ें और एक्सेल करें। आप मदद करने के लिए आगे हैं, ये ना मत बेटर है अरे ये लोग तो ऐसे ही होते हैं। या मैंने आमतौर पे सुना है कि अगर झोपड़पट्टी के लोगों को एक्स्ट्रा पैसा भी मिल जाए ना, तो दारू पी लेते हैं या जुआ खेल लेते हैं। अरे पूरी दुनिया खेल रही है, या तो फिर पूरी दारू और पूरे जुए बंद कर दो। ये परसेप्शन क्रिएट किया जाता है और कुछ नहीं है। तू मला एक सांग, तुझ्या आई बाबांच्या, आजीच्या आणि तुझ्या स्वतःच्या मानसिकतेमध्ये, मेंटॅलिटीमध्ये काय फरक पडलाय? की फक्त एज्युकेशन मुळे तुझे खूप विचार बदललेले? मी आता बघ ज्या प्रांजलशी बोलतोय ती एवढं काही मोठे मोठे जड शब्द वापरते, ते माझ्याकडे पण तेवढं ज्ञान नाही आता. तर यांच्या मानसिकतेमध्ये काय फरक पडलेला? मला एक जाणवलं की फ्रीडम मस्ट इम्पॉर्टंट हे समजलं असावं. आणि फक्त आपण हा विचार करणार की गरीब आहोत तर गरीबच राहणार त्याच्यापेक्षा, आणि फक्त एज्युकेशननेच आपण श्रीमंत नाही होणार. एज्युकेशन सोबत आपला माइंडसेट, आपण काय विचार करतो यावर आपली श्रीमंती आणि गरिबी टिकून आहे. बरं, तू तर जाऊन आली युरोपामध्ये, तू आता एक नॅशनल हिरो पण झालेली आहे, सगळे तुला ओळखतात. पण आता पुढे काय? तू कसं
तू घेतलं कोणाकडनं तरी, ते त्याचा फायदा तुला झाला, आता तू देणार कशी? या 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 इथल्या मुलांची समृद्धी, या इथल्या मुलांना तू कसं पुढे नेणार आहे? सुरुवात मी स्वतःपासून केली आहे. माझ्या स्वतःमध्ये बदल केले आणि आता मी माझ्या ध्येयावर ठाम आहे. तर माझं सगळ्यांना हेच म्हणणं आहे की स्वतःच्या ध्येयावर ठाम राहा आणि बाकीच्यांचा विचार करण्याच्या आधी स्वतःचं ध्येय महत्वाचं आहे. आणि मी तुम्हाला मोक्ष तर नाही देऊ शकत, मी फक्त एक एक्झाम्पल देऊ शकते किंवा मार्ग देऊ शकते. काम स्वतःलाच करावं लागणार आहे. नाही नाही, पण तू स्वतः म्हणजे ऑन ग्राउंड इथं काय करणार? इथल्या मुलांसाठी काय करणार? इथल्या आता समजा ही आहे तर हिने चांगलं शिकावं याच्यासाठी तू काय करणार? तिच्या समोर माझी एक इमेज तयार झालीच आहे. तर एक एक्झाम्पल किंवा एक रोल मॉडेल म्हणून ती माझ्याकडे पाहू शकते. सुपर 30 बॅचच्या थ्रू मी इथल्या मुलांना माझे लर्निंग, माझे एक्सपिरियन्स शेअर करेन आणि त्यांनाही प्रेरित करेन. आणि सर्वेचं काय म्हणाली होती तू? सर्वे करायचं. आणि इथल्या जवळजवळ जितके मुलं आहेत त्यांचं एक सर्वे थ्रू नाव, एज्युकेशन आणि त्यांचे स्वप्न लिहून त्यांना त्या स्वप्नांच्या साठी जागृत करणे. तो एक स्टेप तो ये हो गया, जो प्रांजल का इतना बड़ा जो स्वप्न था वो पूरा हुआ और जो उसने कर दिखाया है. अब हम राजीव नगर में क्या करने वाले हैं, तो और लोगों को भी ये बहाना ना रहे कि यार हम नहीं कुछ कर पाए. तो सेवा का मौका सबके लिए है. ये पूरों जितने भी लोग यहाँ पे वीडियोस देख रहे हैं उनके लिए अब ये मौका है कि राजीव नगर स्लम को कैसे हम एक इंडिया लेवल पर इसको ले जा सकते हैं. हम लोग यहाँ पर एक बेसिक सर्वे करने वाले हैं. प्रांजल जी की नेतृत्व में यहाँ पर एक सर्वे करेंगे हम. हर बच्चे का यहाँ पे करीब 100-150 बच्चे होंगे, जो भी है एक डिटेल सर्वे यहाँ पर होगा कि कौन सा बच्चा है, क्या उम्र है, क्या माँ बाप करते हैं और क्या उसके एजुकेशनल नीड्स हैं, और उसको हम पब्लिश करेंगे. यही सोमा कुराड़े सर के चैनल पर भी और फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह. और आप लोग इसमें मदद करें कि कैसे हम यहाँ के हर बच्चे को प्लेटफॉर्म दे सकें. और इसको हम लोग इस प्रोजेक्ट का भी नाम रखेंगे प्रोजेक्ट प्रांजल. और ये प्रोजेक्ट प्रांजल हम आज से ही शुरू करेंगे और अगले 1 साल में देखेंगे आप एक बहुत बड़ा परिवर्तन. अगले 100 दिन का तो एक टारगेट सेट है कि पूरा हम सर्वे कर पाएंगे. प्रांजल क्योंकि खुद 10th में है, 10th के एग्जाम के तुरंत बाद एक बड़ा प्रोजेक्ट हम यहाँ पे ऑन करेंगे, जिसमें जितने बच्चों का सर्वे किया है उतने ही बच्चों को पूरी सपोर्ट सिस्टम के साथ मानव उत्थान मंच, सुपर 30 बैच और प्रोजेक्ट प्रांजल, ये आपको देखने को मिलेगा कि एक बड़ा चेंज, और ये नेशनल लेवल पर ये चीज जाएगी. युरोपमध्ये आम्ही 72 दिवस होतो आणि तिथे आम्ही नाटक केले. अदर वर्ल्डचे 9 शो झाले. त्याचबरोबर भारत के रंग, कलर्स ऑफ इंडिया, हे कल्चरल डान्सचं आणि भारताच्या रंगांचं मिक्सचर याची आम्ही प्रस्तुती केली. त्याचबरोबर तिथल्या शाळेमध्ये तिथल्या विद्यार्थ्यांना इकोलॉजी आणि पॉवर्टी बद्दल जागृत करून त्यांचे वर्कशॉप घेतले. त्यांना नाटकाशी जोडलं, थिएटर ऑफ रेलेव्हन्सशी जोडलं आणि याचबरोबर आम्ही त्यांच्यासोबत आपल्या भारताचे कलर्स, भारताचे डान्स हे प्रस्तुत करायचो आणि त्यांना त्यांच्या स्वप्नांप्रती आम्ही जागृत केलं. त्याचबरोबर एक साइड ऍक्टिव्हिटी म्हणून आम्ही तिथे फिरायचो, तिथले सीन्स बघायचो. आणि बस. पण तिथल्या मुलांशी पण तुमचं इंटरॅक्शन झालं का? हो. म्हणजे युरोपातल्या एकदम भारतातल्या स्कूलमधले त्यांच्याशी इंटरॅक्शन झालं का तुमचं? हो. काय झालं त्या इंटरॅक्शन मध्ये? त्यांच्याशी आम्ही आपल्या स्कूलमध्ये काय फरक आहे? त्यांची ऑफकोर्स त्यांची लोकसंख्या कमी असल्यामुळे स्कूलमध्ये कमी विद्यार्थी, पण मोठे मोठे स्कूल्स होते आणि खूप सुटसुटीत. आणि मी ऑब्झर्व केलं की त्यांचे स्कूल स्ट्रिक्ट नाहीयेत, खूप फ्रेंडली आणि पुस्तकाच्या ज्ञानापेक्षा जास्त ऍक्टिव्हिटीने त्यांच्याशी शिक्षक आणि स्कूल कनेक्ट होत होते. आणि त्याचबरोबर 10वीचा मुलगा आणि आपल्या 10वीचा मुलगा याच्यात म्हणजे त्यांच्या दोघांच्या एज्युकेशन मध्ये काय फरक वाटतो? एज्युकेशन मध्ये फारसा
हे नाही, कारण की आम्ही तिथे एज्युकेशन पेक्षा जास्त त्यांच्या विचारांवरती बोलायचो. आणि ह्याचबरोबर मला हे जाणवलं की त्यांची स्वप्न फक्त पैसे आणि चांगली लाईफ हीच आहे. तर हा फरक जाणवला. आणि आपल्या इथले मुलं हे इंजिनियर, डॉक्टर किंवा असे स्वप्न पाहतात, पण तिकडे यापेक्षा जास्त त्यांचं पैशांवरती लक्ष आहे. तर आता आपल्या बरोबर इथं प्रांजलची पुढची पिढी, जे प्रांजलला पण बघताय, जगदीश सिंग सरांना पण बघताय, आणि आता यांचे काय स्वप्न आपण ते जाणून घेऊ. तुम्हाला माहिती का प्रांजल युरोप काय माहिती का तुम्हाला? हो माहिती. काय आहे युरोप? युरोप हे बाहेरचा देश आहे. बाहेरचा देश आहे, एक खंड आहे तो, आणि त्या खंडामध्ये खूप देश आहे. तर आपली प्रांजल दीदी युरोपला जाऊन आली, माहिती का तुम्हाला? हो. बरं, मग काय वाटलं तुम्हाला ती तिथं गेली, आणि आता तुमचं काय स्वप्न आहे? आमचं पण स्वप्न आहे की आम्ही पण तिच्यासारखंच पुढे जाऊन अशी प्रगती करावा. कशाने होईल ती प्रगती? ती प्रगती आपण कशी काय होईल? शिक्षणाने होईल. पण तू किती आता? 7वी. अभ्यास चालू आहे का? जोरदार करशील ना आता इथून पुढे अभ्यास? प्रांजल एक स्टोरी है, प्रांजल एक सपना है, और इस टाइप से कैसे ये पूरा हो सकता है, ये सभी के लिए पॉसिबल है. ये ऐसा बिल्कुल इम्पॉसिबल वाली चीज नहीं है. बस प्रांजल के साथ एक किस्मत में एक टर्न अराउंड ये हुआ कि उसको थिएटर ऑफ रेलेवेंस मिल गया, उसको नाइक सर मिले, उसको भारद्वाज सर मिले, और एक टीम बनती गई. लेकिन इसको हम किस्मत भी नहीं कह सकते, क्योंकि इसके लिए एक लाइन कही है, माइक एंडरसन करके एक बहुत बड़े फिलोसोफर हुए हैं, उन्होंने कहा है कि अगर आप डिजर्व करते हो ना, तो ही आप डिजायर कर सकते हो. आप डिजायर तो, मैं सपने तो दुनिया भर के देख लूं, लेकिन तैयारी कुछ भी ना करूं. मैं बोलूं यार कल को मेरे को एरोप्लेन मिल जाए और साइकिल चलानी आती नहीं मेरे को, मैं कोशिश तो करूं. तो अगर आपकी डिजायर बड़ी है ना, वो तभी पूरी हो सकती है जब आप उस चीज के लिए डिजर्व करते हो. तो आप अपनी तैयारी पूरी करो, बाकी भगवान करेगा ही ना. भगवान उन डॉट्स को कनेक्ट करेगा. तो आप अपनी तैयारी पूरी करो. आपकी तैयारी क्या होनी चाहिए? बेसिक एजुकेशन एकदम परफेक्ट, और अगर आपको जैसे ही छोटा सा चांस मिले उसको झपट लो. जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, मारवन अट्टापट्टू श्रीलंका के बहुत बड़े बैट्समैन हुए, कैप्टन बने, 5000 रन बनाए उन्होंने पहले 6 साल में सिर्फ 2 रन बनाए थे. आप यकीन कर पाएंगे इस चीज को? पहले 6 साल में बहुत अच्छी बैटिंग करते थे. इंटरनेशनल क्रिकेट में जैसे आते थे 2 रन, मतलब पहले 0 पे आउट, उनको टीम से निकाल देते थे, फिर वो अपने डोमेस्टिक क्रिकेट में जाते थे, बहुत रन बनाते थे, फिर उनको टीम में लिया जाता था, फिर वो 0 पे आउट हो जाते थे, उनको फिर ड्रॉप कर देते. ऐसे 6 साल तक मारवन अट्टापट्टू 2 रन बनाए. और 6 साल के बाद जब उनकी वापसी हुई, और फिर ऐसी वापसी हुई कि 8 डबल 100 श्रीलंका में किसी ने नहीं बनाए थे, 8 डबल सेंचुरीज, और पता नहीं कितनी 20 के आसपास सेंचुरीज, 5000 रन, कैप्टन रहे वो श्रीलंका के सबसे इंपॉर्टेंट दौर में. तो कभी भी आपको चांस मिल सकता है, कभी भी क्लिक हो सकता है, कभी भी इंसान शूट हो सकता है. तैयारी पूरी रखिए. जो प्रांजल के साथ हुआ है वो किसी के बच्चे के साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है. आप तैयारी शुरू कीजिए. थैंक यू.